जंगों की तारीख है। जंग हारने वाला सिर्फ जंग ही नहीं हारता, इक्तदार भी हार जाया करता है। मई वॉर में पाकिस्तान से शिकस्त के बाद भारत में तख्त और ताज का यही मंजरनामा है। नरेंद्र मोदी अवामी मकबूलियत खोने के बाद अपने बनाए कानून के नरगे में आ चुके हैं। मैं हूं उज़ैर मलिक। 2024 में नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में 75 साल की उम्र पर पार्टी से रिटायरमेंट का कानून मुतारिफ कराया। नए कानून ने एल.के. अडवाणी समेत नरेंद्र मोदी के तमाम मुखालिफिन को घर भेज दिया और आज पाकिस्तान के हाथों भारत की जग हसाई पर बीजेपी में मोदी जी के मुखालिफिन इसी कानून के तहत उनसे मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज ऐवान बाला लोकसभा का इजलास कंडक्ट करने के बाद भारतीय नायब सदर जगदीप धनखड़ के अपने ओहदे से अचानक मुस्ताफी होने को भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ घेरा तंग किए जाने के सिलसिले की एक कड़ी कहा जा रहा है। जगदीप धनखड़ ने 74 साल उम्र होने पर सेहत के मसाइल को अपने इस्तीफे की वजह बताया है। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुख्तलिफ खैमों में शदीद अंदरूनी हलचल नोट की जा रही है। नायब सदर के मुस्ताफी होने को सियासी तज्जियाकार उसी पस मंजर से जोड़ रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत के दरमियान इख्तलाफात का आगाज मोहन भागवत के एक तंजिया बयान से हुआ, जिसमें उन्होंने मोदी जी का नाम लिए बगैर कहा कि जिनकी उम्र 75 साल की हो गई है उन्हें बधाई की बजाय विदाई की जानी चाहिए। समझा जा रहा है कि भागवत का इशारा मोदी की तरफ है, जो 17 सितंबर 2025 को 75 बरस के हो जाएंगे और खुद भागवत भी इसी साल 11 सितंबर को 75 बरस के हो जाएंगे। भागवत वाज़े अंदाज में अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं। उनके तंजिया बयान पर नरेंद्र मोदी हस्बे रिवायत खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। अलबत्ता उनके हल्का अहबाब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में अमली सियासत के लिए 75 बरस की उम्र की हद जो मुकर्रर की गई थी वो मोदी पर लागू नहीं होती। चुनाचे मोदी 2029 के इलेक्शन में भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के वो कायदीन जो आरएसएस से ज्यादा वाबस्तगी रखते हैं वो मोदी का मुतबादिल चाहते हैं। 2024 में इंतखाबात से पहले नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के उन तमाम सीनियर कायदीन को जो मुस्तकबिल में वज़ारत उज़्मा के दावेदार हो सकते थे उन्हें उम्र की हद मुकर्रर करते हुए अमली सियासत से दूर कर दिया। उनमें सबसे अहम नाम एल.के. अडवाणी का है। उनके अलावा मुरली मनोहर जोशी, संजय जोशी, वसुंधरा राजे, जसवंत सिंधिया, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, अरुण सुब्रमण्यम स्वामी, आर.के. सिंह को भी मोदी ने अपनी जाती मफाद की भेंट चढ़ाया था। आम ख्याल है कि 2024 के इंतखाबात में जीत के बाद अगर लाइन एल.के. अडवाणी से शुरू होती है तो शायद मोदी तीसरी बार वज़ीर आज़म ना बनते। ये कुदरत का इंतकाम नहीं है तो भला क्या है। एल.के. अडवाणी ने सियासी अजारादारी की खातिर हिंदुस्तान को फिरका परस्ती की आग में झुलसा दिया था। अडवाणी की क़यादत में बदनामे ज़माना राम रथ यात्रा ने बाबरी मस्जिद को शहीद करके राम मंदिर की बुनियाद रखी, पूरे भारत को फिरका परस्ती की आग में झोंक दिया, हजारों मुसलमानों को शहीद कर दिया, लेकिन फिर भी वो बावजूद कोशिश के भारत के वज़ीर आज़म ना बन सके। एल.के. अडवाणी जिंदगी भर वाजपेयी के पीछे हाथ मलते खड़े रहे और मोदी के आने के बाद तो सर पकड़कर ही बैठ गए, क्योंकि उन्हें वो दिन भी देखना नसीब हुआ जब उनकी बीजेपी के वज़ीर आज़म ने उनसे हाथ तक मिलाना गवारा ना किया। मोदी और एल.के. अडवाणी के इख्तलाफात का आगाज 2013 में हुआ, जब एल.के. अडवाणी ने बीजेपी इलेक्शन कमेटी और पार्लिमानी बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था। यह दरअसल गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी का टेक ओवर था। नरेंद्र मोदी उस वक्त इंतहा पसंद हिंदुओं में मकबूलियत की मिराज पर पहुंचे हुए थे। इंतहा पसंद हिंदू उन्हें किसी अवतार से कम मानने को ही तैयार नहीं थे, जबकि दुनिया मोदी को गुजरात फसादात के सबब गुजरात का कसाब कहकर पुकारती थी, क्योंकि वो बतौर वज़ीर आला जिम्मेदार थे 2002 के गुजरात फसादात के। उन हंगामों और उन बलवों में 2500 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था। मोहन भागवत के अलावा नरेंद्र मोदी पर उम्र के हवाले से तंज करने वाले दूसरे अहम रहनुमा अमित शाह हैं, जिनकी उम्र इस वक्त 60 साल है। और अगर वज़ीर आज़म के मामले में बीजेपी रिटायरमेंट के कानून पर अमल करती है तो अमित शाह नरेंद्र मोदी की जगह भारत के नए वज़ीर आज़म हो सकते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तीसरे दौरे हुकूमत का पहला साल उनके लिए कुछ अच्छा नहीं रहा।
सबसे पहले बीजेपी 400 सीटें जीतने में नाकाम रही। यूं सेकुलर भारत को हिंदू स्टेट में तब्दील करने का मंसूबा ठप हो गया। जुलाई 2024 में बांग्लादेश में भारतीय परवरदा शेख हसीना हुकूमत की इक्तदार से बेदखली भारत के लिए सबसे बड़ा सेटबैक साबित हुई। शेख हसीना के जाने और दाएं बाजू की जमात इस्लामी बयान-ए-नपी के हामी तलबा की कामयाब तहरीक ने 4000 किलोमीटर की बंगला सरहद पर भारत को तहफ्फुज़ात ने आन घेरा। बांग्लादेश में हुकूमत की तब्दीली, खित्ते में भारत की आइसोलेशन की शुरुआत थी। नेपाल के चीन से मुआहदे, मालदीव में चीनी सरमायाकारी, श्रीलंका के चीन से बढ़ते ताल्लुकात ने इंडिया को गैर मुतवक्के तौर पर दीवार से लगा दिया। गालिबन ये जवाब था पाकिस्तान की जानिब से, जिसे भारत तवील अरसे से इलाकाई सियासत में तनहा करने के लिए मुसलसल दावपेच खेल रहा था, लेकिन बाजी उल्टी पड़ चुकी थी। 2025 में नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार इक़्तिदार में आने पर काफ़ी खुश थे, लेकिन जब भारतीय वज़ीर आज़म अपने बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देने वाशिंगटन पहुंचे तो ट्रंप ने आगे बढ़कर बाहें खोलते हुए माय बेस्ट फ्रेंड पुकारा और मोदी जी को गले लगा लिया। लेकिन उसके बाद अमरीकी सदर ने भारत पर अमरीका से तिजारती खसारा बराबर करने के लिए महंगे तरीन F-35 खरीदने के लिए जोर दिया। यही नहीं बल्कि मोदी और उनके वफ्द को जता भी दिया कि भारत अमेरिका को बेचता तो बहुत कुछ है, लेकिन खरीदता कुछ नहीं है। ये इशारा था मोदी के लिए कि वो अमेरिका को एक्सपोर्ट की जाने वाली इंडियन गुड्स पर टैरिफ में बड़े इजाफे के लिए तैयारी पकड़ लें। मई के महीने में पाक भारत जंग दरअसल मोदी के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। पाकिस्तान के हाथों जंग में शिकस्त उन पै दर पै नाकामियों का नुक्ता आगाज था जो बाद के अरसे में भारत का निशान इम्तियाज ठहरी। मोदी ने पाकिस्तान के हाथों वाज़ेह शिकस्त के बावजूद बिहार के इंतखाबात जीतने के लिए फतह का झूठा बयानिया गढ़ा, लेकिन भारतीय फौजी जर्नैलों के पाकिस्तान के हाथों जंग में शिकस्त के एतराफ़ी बयानात ने मोदी अजित डोवल के झूठे बयानिए की हंडिया बीच चौराहे में ही फोड़ डाली। सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की सिफारती मुहिम को भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। शंघाई ताउन तंजीम, आसियान और अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का बयानिया बुरी तरह पिटा। भारतीय जर्नैलों और तज्जियाकारों ने यह एतराफ़ किया कि भारत के पुराने दोस्त भी मई की जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े थे। पाकिस्तान पर पहलगाम वाक़े का झूठा इल्ज़ाम दुनिया ने मुस्तरद कर दिया था और यह भारत की कौमी सलामती पॉलिसी और खारजा पॉलिसी की नाकामी थी। आज मोदी जी फौजी, खारजी और सलामती के महाजों पर पाकिस्तान के हाथों लगने वाले जख्मों को सहला रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं सितंबर का, जब उनकी मदर पार्टी राष्ट्रीय सेवक सिंह का 100 साला जश्न मनाया जाएगा और शिद्दत से नरेंद्र मोदी का मुखालिफ धड़ा, जिसे RSS की हिमायत हासिल है, वो वजीर आजम से 75 साल उम्र पूरी होने पर घर जाने का मुतालबा करेगा। हमें भी सितंबर का इंतजार है, जब इंतहा पसंद, मुतकब्बिर लीडर, फाशिस्ट सोच रखने वाला, हजारों बेगुनाहों का कातिल गुजरात का ये कसाई शर्मिंदा और नामुराद अपना ओहदा छोड़ेगा। जंग हारने वाला जंग ही नहीं हारता, इक्तदार भी हार जाता है। मोदी को पाकिस्तान से शिकस्त की कीमत इक्तदार छोड़कर चुकानी पड़ेगी। आज की वीडियो से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।